बात करेंगे बिहार की। देखिए, बिहार में विवाद है कि थम नहीं रहा। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने मंत्रालय की मीटिंग में जीजा को बुलाया तो उस पर बवाल मच गया। बीजेपी अब जीजा साले की सरकार का नाम लेकर साधु यादव के आतंक वाले दिनों की याद दिलाने में जुट गई है। अब बिहार में जो बवाल मचा है उसकी वजह है ये तस्वीरें। बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बैठक हो रही है और उस बैठक में विभाग के मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ उनके जीजा शैलेश भी शामिल हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि तेज प्रताप यादव की बाईं ओर विभाग के एक अफसर बैठे हैं और उनके ठीक बगल में सफेद रंग की शर्ट पहने जो शख्स बैठे दिख रहे हैं वो उनके जीजा शैलेश हैं। सवाल ये है कि सरकारी बैठक में तेज प्रताप यादव के जीजा क्यों बैठे हैं? इसी को लेकर बीजेपी हमलावर है। सवाल ये पैदा होता है कि उनके बालू इस बैठक में पहुंचे कैसे और फिर वो बैठक में प्रश्न कैसे पूछ रहे थे। ये तो शुरुआत है। लालू प्रसाद यादव वो हर चीज में हस्तक्षेप करेंगे तो नीतीश जी को इसका जवाब देना पड़ेगा। क्या अब सरकारी बैठकों के अंदर दामाद, बहनोई या बाकी लोगों के प्रवेश की अनुमति आपने दे दिया है? बीजेपी जांच की मांग कर रही है कि आखिर किस हैसियत से जीजा जी ने मीटिंग ली। पूर्व डिप्टी सीएम तार किशोर प्रसाद कह रहे हैं कि नीतीश सरेंडर कर चुके हैं और अब उनका खेल खत्म हो चुका है। जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं उनके परिवार के सभी सदस्य इस सरकार को चला रहे हैं। जीजा जी, दीदी जी, भैया जी, माता जी, पिताजी और भी कितने जी होंगे जो पर्दे के पीछे होंगे जो इस सरकार को चला रहे हैं, क्योंकि यह सरकार श्री नीतीश कुमार जी के हाथ से निकल चुकी है और वो आत्मसमर्पण के मोड में चले गए हैं। तस्वीरें दुनिया के सामने हैं, लेकिन इसमें भी सच छिपाने के रास्ते तलाशे जा रहे हैं। विवाद को लेकर जब आरजेडी के नेताओं से सवाल हुआ तो उन्होंने बचाव का अपना तर्क फौरन पेश किया। अगर कोई परिवार का व्यक्ति मंत्री बनता है तो लोगों में खुशी होती है और उस खुशियों का इजहार के लिए वो अपने मंत्रालय में अपने परिवार और इष्ट मित्र को ले जाते हैं और वहाँ पर जा कर के वो बैठ कर के बातें करते हैं और 1 सेकंड के बाद वो चले जाते हैं। लेकिन उसको ये तिल का ताड़ बना रहे हैं, कहीं कोई मीटिंग की बैठक में नहीं थे। इस तरह की राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी बंद करे। आरजेडी का दावा अपनी जगह है, वैसे तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और जो तस्वीरें सामने हैं उसमें दिख रहा है कि शैलेश के सामने टेबल पर कुछ कागज भी मौजूद हैं। अब ये कागज विभागीय कागज हैं या फिर उनकी पर्सनल फाइल के पन्ने हैं, ये तो बेहतर उन्हीं को पता होगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि शैलेश मंत्रालय में सिर्फ कुछ देर के लिए नहीं थे। कोई भी रिश्तेदार मेरे हो या किसी के, उसके पहले क्या, जब बीजेपी की सरकार थी तो सहनी जी से लेके कितने सारे लोग के रिश्तेदार साथ में नहीं थे। सहनी जी के भाई नहीं चले गए थे पूर्णिया? कई सारे एमएलए एमपी की नहीं था क्या? मंत्री का नहीं था क्या? बिल्कुल गलत है और ऐसे चीजों से लालू जी परिवार को बचना चाहिए। शैलेश लालू राबड़ी के सबसे बड़े दामाद हैं, राज्यसभा सांसद मीसा भारती के पति हैं। 1999 में शैलेश की मीसा भारती से शादी हुई थी। शादी के वक्त शैलेश कंप्यूटर इंजीनियर थे। लालू यादव के बड़े दामाद शैलेश पढ़े लिखे, सुलझे हुए और तकनीक के जानकार भी हैं। बताया जाता है कि जब भी चुनाव अभियान की शुरुआत होती है तो उसके वॉर रूम की कंट्रोल शैलेश के हाथ में ही होती है। पत्नी राज्यसभा सांसद जब से बन गई हैं उसके बाद से वो पर्दे के पीछे राजनीति में सक्रिय रहते हैं। एक बार तो उनके सक्रिय राजनीति में भी आने की अटकलें लगने लगी थी।
लालू यादव का परिवार अपने बड़े दामाद की वजह से पहले भी कई मौकों पर चर्चा और विवादों में आ चुका है। साल 1999 में जब मीसा के साथ शैलेश की शादी हुई, तब बिहार में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी और उस शादी की चर्चा तब सिर्फ बिहार ही नहीं देश भर में हुई थी। शादी में हुए खर्च को लेकर विवाद हुआ था। तब इनकम टैक्स ने लालू राबड़ी को नोटिस भेजकर जवाब भी तलब किया था। हालांकि बाद में मामला खत्म हो गया। अभी 4-5 साल पहले की बात है कि तेजस्वी और तेज प्रताप के जीजाजी ईडी और आईटी के फेर में भी फंस चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में साल 2017 में उनके ठिकाने पर छापेमारी हुई थी और कुछ संपत्तियां भी अटैच की गई थी। एक वक्त था जब लालू यादव के साले साधु और सुभाष यादव दोनों की राजनीति में धमक हुआ करती थी। ये भी कहा जाता था कि दोनों ही मिलकर सरकार भी चलाते थे। यहाँ तक कि ब्यूरोक्रेसी में इस बात की चर्चा होती थी कि दोनों के डर के मारे थर थर कांपते थे अधिकारी। ऐसे में यह दोनों ही दबंगई के प्रतीक बन चुके थे। 2001 के मारपीट के केस में साधु यादव को इसी साल सजा हुई। जेएनयू के छात्र की दिल्ली में पिटाई को लेकर साधु विवादों में रहे। हत्या से लेकर लूट, फिरौती और रंगदारी के मामलों में नाम उछला। 1999 के चर्चित शिल्पी मर्डर केस में साधु यादव का नाम आया था। तब साधु यादव ने शिल्पी मर्डर केस में लगे आरोपों को खारिज किया था, लेकिन हत्या की ये गुत्थी आज तक अनसुलझी है। आज तक ये आरोप लगते हैं कि शिल्पी की हत्या में साधु यादव का हाथ था। तब की इन्हीं घटनाओं की वजह से विरोधी लालू राज को जंगल राज कहते हैं। आज विपक्ष पूछ रहा है कि क्या लालू के सालों की तरह लालू के बेटों के जीजा अब बिहार की सरकार चलाएंगे। और अब बात आसमान से आ रहे सैलाब की। देखिए, जम्मू कश्मीर के कटरा में भारी बारिश की वजह से वहां के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि वैष्णो देवी की यात्रा तक रोकनी पड़ी है। ये बड़ी जानकारी हम आपको देख रहे हैं। कटरा में भारी बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। वैष्णो देवी की यात्रा सुबह तक के लिए रोक दी गई है क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से पानी बहुत तेज गति से नीचे आ रहा था, जिससे यात्रा में दिक्कत हो रही थी। लोगों पर खतरा था, इसलिए यात्रा को सुबह तक के लिए रोक दिया गया है। पहाड़ों पर आसमानी आफत जारी है। वहां भारी बारिश ने लोगों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। कहीं बारिश के बाद जमीन खिसकने की घटनाओं ने रास्ते बंद कर दिए हैं, तो कहीं सैलाब मुसीबत बन गए। कुछ ऐसी तस्वीरें देर रात वैष्णो देवी के मंदिर के पास से आई, जहां इतनी बारिश हुई कि वहां पहुंचे श्रद्धालु सहम गए। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि पानी पूरे वेग के साथ सब कुछ लील लेने के लिए बेताब दिखा। पानी का बहाव इतना तेज रहा कि आसपास के मकानों के ढह जाने का खतरा पैदा हो गया। पानी उन रास्तों पर भी चढ़ गया जहां से श्रद्धालु मंदिर तक का सफर तय करते हैं, जिसके बाद वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई और कुछ लोग पानी को निकालने के लिए रास्ता बनाने में जुट गए। हालात बिगड़ते देख वहां से कई लोग लौटते भी दिखे। इसके बाद वैष्णो देवी की यात्रा सुबह तक के लिए रोक दी गई ताकि कोई अनहोनी ना हो। 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर के ही अनंतनाग में बादल फटने से बड़ी तबाही मची थी, जिसकी कुछ डरावनी तस्वीरें भी सामने आई थी। जवाहर टनल के पास अचानक बादल फटने से आसपास बने टेंट पानी में बह गए थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक सैलाब अपने साथ बड़ी संख्या में मवेशी भी बहा ले गया। राहत की बात यह रही कि इस आसमानी आफत में किसी की जान नहीं गई, जिसके बाद मौसम विभाग ने कश्मीर घाटी में भारी बारिश की चेतावनी दी थी, जिसका असर अब कटरा में भी देखने को मिला। और देखिए, इस वक्त इस पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाष्टू जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अजय से पूरी जानकारी लेंगे, आपको दिखाएंगे कटरा का हाल क्या है, लेकिन उसके पहले आपको ओडिशा की भी हालत बता देते हैं। आसमानी आफत किस तरीके से ओडिशा में कहर बरपा रही है वो भी आपको बता देते हैं। ओडिशा इन दिनों कुदरत के कहर के आगे बेबस है। वहां के 10 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और लाखों लोगों के सामने मुश्किलों का अंबार लग गया है। बाढ़ की ऐसी भयानक तस्वीरें ओडिशा से आई हैं, जहां के कई जिले पानी में डूबे हैं। कई मकान जल समाधि ले चुके हैं तो कई घरों मंदिरों पर पानी का कब्जा हो चुका है। हर तरफ पानी ही पानी है। वहां की सड़कें, कच्चे रास्ते, खेत खलियान सब पानी में गुम हो गए हैं।
अब जरा इस तस्वीर को देखिए। सैलाब के सितम की ये तस्वीरें उड़ीसा के डेलांग की। इस गांव को पानी ने चारों तरफ से घेर लिया है। सड़कें, रास्ते सब पानी में डूब चुके हैं। मंदिर का भी आधा हिस्सा पानी में है। दरअसल भारी बारिश के बाद जब नदी में उफान आया तो उसका पानी अपनी हदें तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस गया। वहां के दफ्तर और कई मकानों में नदी का पानी घुस गया। जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी उन पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। कई लोग घुटने भर पानी में सैलाब को झेलते दिखाई दिए। जिंदगी की जद्दोजहद यहीं खत्म नहीं हुई। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। एक पिता अपने बेटे को कंधे पर रखकर पानी पार करने की कोशिश में जुटा है। इसी तरह एक मोटरसाइकिल सवार भी गाड़ी निकालने की कोशिश करता दिखा। कमोबेश ऐसे ही हालात जगत सिंहपुर जिले का भी है। वहां के एक इलाके में नदी के प्रहार से दहशत भर गई, क्योंकि सड़कों के साथ वो इलाका ही पानी में डूब गया, जिसके बाद लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि आफत कितनी बड़ी है। पानी को पार कराने के लिए दो किनारों पर रस्सी बांधी गई। उसके बाद लोगों को नाव पर बैठाकर पानी को पार कराया गया। डर इस बात का था कि अगर हाथ से रस्सी फिसलती तो सभी लोग पानी में बह जाते, लेकिन गनीमत रही कि सुरक्षित उन्हें बचा लिया गया। जगत सिंहपुर के कुजंग में तो पानी के साथ नदी का मगरमच्छ भी रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ता दिखा, जिससे वहां के लोग दहशत से भर गए। वहीं इस पूरे हालात पर सरकार ने दावा किया कि वो नजर बनाए हुए है। इसके साथ मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा भी किया और लोगों से दहशत में न आने की अपील की। हालांकि अब भी बाढ़ से हो रही परेशानियों का दौर टला नहीं, क्योंकि अब भी कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। और एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की खबर का रुख करते हैं, जहां पर कटरा में भारी बारिश की वजह से वहां के लोगों की परेशानी बढ़ गई है और हालात इतने बिगड़ गए कि एहतियातन वैष्णो देवी की यात्रा तक रोकनी पड़ गई है। क्या इस वक्त ताजा हालात है वहां पर? क्या बारिश बंद हुई है? इस पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ अजय बास्टू हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अजय, वर्तमान स्थिति अभी क्या हालात है वहां पर? बारिश रुकी है? जी, बारिश रुकी है, थोड़ी देर के लिए रुकी है, क्योंकि अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने आज भी जम्मू समेत कटरा और जम्मू के आसपास के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। जहां तक आपने यात्रा रोकने की बात की थी, तो कल रात जब यह हादसा हुआ उसके बाद जो यात्रा के लिए ज़रूरी पर्ची है उसको रोक दिया गया था, क्योंकि पूरे ट्रैक पर पानी था। इस चलते रात में यात्रा रोकी गई थी, लेकिन सुबह होते होते 5 बजे से यात्रा दोबारा शुरू हो रही है। और मेरे पीछे आप कटरा के दृश्य देख रहे हैं, किस तरह यहाँ जो माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु हैं, जो देश भर से यहाँ माता रानी के दर्शनों के लिए आ रहे हैं। कई किलोमीटर लंबी ये कतार है, आप देख सकते हैं। ये लोग देश भर से यहाँ पहुँचे हैं माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए, क्योंकि आज शनिवार है और कल रविवार है। ऐसे में इन 2 दिनों में भीड़ बहुत रहती है माता रानी के दर्शनों के लिए। देश भर से यहाँ लोग पहुँचते हैं और आप देख सकते हैं, जहाँ तक आप नज़र दौड़ाइए आपको सिर्फ श्रद्धालु यहाँ दिखाई देंगे। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं जो कल उस समय माता वैष्णो देवी के दर्शन कर रहे थे जब यह हादसा हुआ। क्या नाम है आपका? राजवीर। कहाँ से आप? सोनीपत से। राजवीर, जब कल आप कहाँ थे? जब ये ऊपर ही था, मैं माता के दर्शन के पास ही था। वहाँ पे मान लो ज़्यादा पानी आया ऊपर से, कुछ कह रहे थे कि बादल फट गया। इतने मोटे मोटे पत्थर आए वहाँ पे। पत्थर आने के बाद मान लो इस तरफ भी बैरियल था, उस तरफ भी था, दोनों तरफ बीच में से पानी आ रहा है। इतने मोटे मोटे पत्थर आ रहे थे, उधर से भी कुछ सदस्य फंस रहे थे, इधर भी फंस रहे थे। फिर मिलिट्री बुलाई, 10-15 फौजी आए, उन्होंने हमारा मान लो चैन बना के एक दूसरे को पकड़ के उन्होंने हमारी पूरी सहायता की। तो हम जब वहाँ से वापसी कर दिए थे तो हमारी फिर यात्रा 1:30-2 बजे चालू हुई। 10-10:30 बजे ये हादसा हुआ था। पानी खूब था? पानी तो बहुत था, इतने मोटे मोटे पत्थर आ रहे थे। आप भी ऊपर ही थे? हाँ, मैं ऊपर ही था। क्या देखा आपने जब आप उस समय कहाँ थे जब ये पानी आया? उस समय जब मैं वहाँ उसके नज़दीक जाने वाला था जहाँ से पानी आ रहा था, और वहाँ से फिर भारी भारी पत्थर आने लग गए थे। फिर हमारे को वहाँ रोक दिया गया था, और इधर भी श्रद्धालु फंसे हुए थे, इधर भी फंसे हुए थे, दोनों साइड। फिर मिलिट्री आई थी, फिर उन्होंने हमारी मदद की और एक दूसरे का हाथ चैन बना के फिर पार करवाया था।
सेना ने मदद की और सेना और अर्धसैनिक बल क्योंकि यहाँ पर आदर्श तैनात रहते हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा को नियंत्रित करने के लिए, तो ऐसे में चश्मदीदों की बात भी सुन रहे थे। लेकिन यहाँ एक और बात अपने दर्शकों को अपडेट दे दूं, जब आप यहाँ से माता वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरू करते हैं, अर्धकुंवारी के पास से माता रानी के दर्शनों के लिए दो रास्ते निकलते हैं। एक पारंपरिक रास्ता जो हाथी मत्थे से होते हुए माता वैष्णो देवी के दरबार तक जाता है, और दूसरा जो नया रास्ता बना है जिस पर बैटरी कार चलती है। तो वो जो नया रास्ता है वहाँ कई जगह भूस्खलन हुआ है, चट्टानें खिसकी हैं, जिसके चलते नए रास्ते को एहतियातन फिलहाल बंद कर दिया गया है। लेकिन जो पुराना पारंपरिक रास्ता है माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए वो खुला हुआ है, वहां से लोग दर्शन कर सकते हैं। तो अब हालांकि कल जिस तरह से पानी आया, जिस तरह से पानी की तस्वीरें हमने देखी काफ़ी भयानक थी, लेकिन उसके बाद वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और अब आप देख सकते हैं वो हादसा जो है वो कल हुआ है। लेकिन उससे श्रद्धालुओं की जो आस्था है, श्रद्धालुओं की जो भक्ति है, श्रद्धालुओं का जो उत्साह है, उस पर किसी तरीके की कोई कमी नहीं आई है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें देती हैं जो आप यहाँ लाइव देख रहे हैं। जी अजय, एक चीज और बताइए, कल जिस तरह के हालात बन गए थे उसके बाद कुछ देर के लिए यात्रा को रोका भी गया और तमाम श्रद्धालु जो वहां पर उस वक्त मौजूद थे, चश्मदीद थे, वो भी बता रहे थे क्या स्थिति थी। आज भी आप कह रहे हैं भारी बारिश का अलर्ट है, तो ऐसे में कुछ एहतियातन इंतजाम किए गए हैं, चाहे यात्रियों की संख्या को कम किया गया हो ताकि अगर हालात बिगड़ने लगे तो सही वक्त पर उनको मदद पहुंचाई जा सके, या इसके अलावा और कुछ? देखिए, यहाँ पर जो एक सेट प्रोटोकॉल रहता है जब आप माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आते हैं और इस तरह की स्थिति बनती है, तो आपका जो है कट ऑफ रहता है कि आपको यात्रा किस संख्या में यात्रा जाने देनी है और कहाँ यात्रा कट ऑफ होनी है। 50 से 60 हज़ार तक की यात्रा को, क्योंकि 14 किलोमीटर का ट्रैक है, 50 से 60 हज़ार तक की यात्रा को जो है वो आने दिया जाता है, और जैसे ही नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसे रोक दिया जाता है। हालांकि ये विशेष स्थिति है, जैसे हमने कल देखी, बारिश है और लगातार आज भी बारिश का अलर्ट है। ऐसे में श्राइन बोर्ड जो है वो अपनी स्थिति देखकर कि बारिश किस तरह का है, किस तरह का अलर्ट है, कितनी बारिश, ये संख्या बढ़ती या घटती भी है। तो ऐसा है, ऐसा जो सेट प्रोटोकॉल्स हैं वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने पहले सेट कर रखे हैं कि कितनी यात्रा को यहाँ से अलो किया जाए। कल जिस समय ये हादसा हुआ उस समय यहीं जो आप मेरे पीछे ये पॉइंट देख रहे हैं, यहीं से यात्रा जो है शुरू होती है। दर्शनी डेवडी से कहा जाता है। यहाँ पर जो फ्रिस्किंग पॉइंट आप सामने देख रहे होंगे, यहीं पर यात्रा को रोक दिया जाता है। अगर ऐसी कोई स्थिति बन जाती है, यहीं पर यात्रा रोक दी जाती है और यहाँ से यात्रा को आगे अलाउ नहीं किया जाता। ये सेट प्रोटोकॉल है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से। तो एहतियातन, क्योंकि ऊपर जब हम यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, न केवल जम्मू कश्मीर पुलिस, न केवल अर्धसैनिक बल, न केवल सेना, बल्कि श्राइन बोर्ड का अपना स्टाफ भी है जो यहाँ पर 24 घंटे जो है वो यहाँ पर तैनात रहता है। इसके साथ साथ मेडिकल टीम्स भी हैं। यहाँ से लेकर भवन तक जो 14 किलोमीटर का ट्रैक है, वहाँ पर वैष्णो जो है टीम्स भी हैं, मेडिकल टीम्स हैं जो यहाँ पर लगातार मॉनिटर करती है सिचुएशन। एम्बुलेंसेस हैं, क्योंकि यहाँ से एक और रास्ता निकाला गया है, नया रास्ता जिसे कहते हैं, वहाँ से एम्बुलेंसेस जो हैं वो भवन तक सीधे पहुँच सकती हैं। हालांकि ये जो पारंपरिक रास्ता है, यहाँ से वो एम्बुलेंसेस नहीं जाती, लेकिन एक अल्टरनेटिव रास्ता बनाया गया है श्राइन बोर्ड की तरफ से, जो जहां से आप एम्बुलेंसेस या मेडिकल जो हेल्प है, जो मेडिकल सुविधाएं, वो ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे में उस तरह की घबराने की कोई बात नहीं है। लगातार मॉनिटर स्थिति हो रही है, और अगर श्राइन बोर्ड को यह लगता है कि यात्रा को किसी भी समय रोकना है तो यहीं से यात्रा को हॉल्ट किया जाता है। आदर्श, ठीक है अजय, आप रहे हमारे साथ। एक बार अपने दर्शकों को जो तमाम बातें आपने बताई हैं उसमें जो प्रमुख चीजें हैं वो जरूर बता दें, क्योंकि यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है। अजय बाशलू हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं और पूरी जानकारी दे रहे हैं। सुबह 5 बजे से यात्रा शुरू कर दी गई है। कल बारिश के बाद वहां पर हालात बिगड़े थे, ऊपर से बहुत तेज पानी आ रहा था, जिसके बाद यात्रा को रोक दिया गया था। लेकिन अभी सुबह 5 बजे से एक बार फिर से वैष्णो देवी की यात्रा शुरू हो गई है, और पूरी यात्रा के अलावा मौसम की भी मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि अगर हालात बिगड़ते हैं तो वक्त रहते एहतियाती कदम उठाई जा सके। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर मथुरा से है। मथुरा के मशहूर ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में हादसा हुआ है। भगदड़ की वजह से 2 श्रद्धालुओं की जान चली गई है। कई लोग भगदड़ में घायल भी हुए हैं।
जन्माष्टमी की मंगला आरती के दौरान भगदड़ मची थी। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कल मथुरा में धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जा रही थी, उसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में यह हादसा हुआ, जहां भगदड़ मच गई, लोगों में होड़ मची हुई थी जल्द से जल्द दर्शन करने की, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ। 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई भगदड़ में, कई लोग घायल भी हुए हैं। जन्माष्टमी की मंगला आरती के दौरान ये भगदड़ मची थी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मथुरा के ठाकुर बाके बिहारी मंदिर की, जहां पर आप देख सकते हैं लोगों की भारी भीड़ है। दर्शन करने के लिए लोग भारी संख्या में पहुंचे थे और उसी दौरान मंदिर परिसर में भगदड़ मच गई, जिसमें दबने की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। ये मथुरा की तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। जिया शर्मा मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई हैं। जिया, क्या हालात है अभी, क्या कुछ मिल रही है पूरी जानकारी? क्योंकि आज पूरे तौर पर पुष्टि तो नहीं हो पाई है अभी, लेकिन हाँ, ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में कल हादसा हुआ है और मैं आंखों देखा अगर हाल बताऊं तो यहाँ पर लाखों की संख्या में कल लोग आए थे। लोग बाहर ही सोने को मजबूर थे, इतनी बड़ी संख्या थी। और कई बार इसकी बड़ी संख्या जब श्रद्धालुओं की रहती है तो सिस्टम के सामने भी बहुत चुनौतियां रहती हैं और ऐसा लग रहा था कि हाँ, सिस्टम की जितनी भी तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं अब फेल साबित होती हुई नजर आई। ना सिर्फ वृंदावन में, ये बाके बिहारी मंदिर में, बल्कि मथुरा का भी कुछ ऐसा ही हाल था। लेकिन वहां पर सभी जो भक्त हैं, श्रद्धालु, उनको आगे बढ़ाते जा रहे थे ताकि कोई भगदड़ ना मचे। लेकिन अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 2 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है। कई लोग घायल हुए हैं, घाटों का अस्पताल में अभी इलाज के लिए उन्हें भेजा जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि क्या आने वाले समय में अभी क्या मौत का आंकड़ा बढ़ता है। हालांकि सभी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा ना हो, सभी जल्द स्वस्थ हो जाएं। लेकिन जितने भी श्रद्धालु हैं जो घायल हुए हैं और जो 2 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है, उनके जो परिजन हैं उन तक भी उनको सूचित करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन के सामने ये बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि अगर हम एक ही दिन पहले की बात करें तो जन्माष्टमी की जो मंगला आरती होती है वो पूरे साल में एक बार होती है और इसी मंगला आरती में शामिल होने के लिए आप सोचिए, एक बार जो आरती होती है उसमें शामिल होने के लिए देश ही नहीं दुनिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं वो सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में है, कोने कोने में है, वो भी यहाँ पर आना चाहते हैं आरती में शामिल होने के लिए। ऐसे में जो सारे लॉजेस थे, होटल थे, वो भरे हुए थे। लोग पेट्रोल पंप पर, डिवाइडर के ऊपर कल सो रहे थे। कल मैंने खुद जब मैं वापस वहाँ से मथुरा से आ रही थी तो वहाँ पर भी मैंने ये तस्वीरें देखी कि पेट्रोल पंप पर लोग नीचे ही अपने बिस्तर बिछाकर सो रहे हैं, उनको जगह नहीं मिली थी। होटल सारे यहाँ के फुल हैं और लाखों की संख्या में, अभी पूरा आंकड़ा तो नहीं आया है, लेकिन 40 से 50 लाख श्रद्धालु इस वक्त मथुरा वृंदावन में हैं। आप इतनी बड़ी संख्या प्रशासन के सामने 40 से 50 लाख श्रद्धालुओं की, इनको मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल बात है। और अभी भी यही स्थिति है कि क्योंकि यहाँ के जो लोकल्स हैं वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ 1 दिन का या 2 दिन का हमारा त्योहार नहीं होता, हमारा उत्सव नहीं होता, इसको तो हम 6 दिन तक मनाते हैं। तो ऐसे में 1-1 हफ्ते तक यहाँ पर श्रद्धालु रहने की कोशिश करते हैं। और कल क्योंकि बड़ी संख्या में किसी के पास पास हो चाहे ना हो, कई बार पुलिसकर्मी उनको रोकने में असमर्थ रहे, वो अंदर घुसते चले गए। किसी ने जब 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब किसी ने ये पूछने की तक जहमत नहीं उठाई कि आपके पास पास है कि नहीं है। तो हाँ, इस समय थोड़ा तो ब्रीच कहीं ना कहीं आया है। और बाकी बिहारी मंदिर की अगर हम बात करें तो अभी और जानकारी हासिल होने का इंतजार है। आदर्श जी जिया, लगातार कल आप लोग सुबह से वहां पर मौजूद थे, अलग अलग जगहों पर भी जा रहे थे, लेकिन वर्तमान स्थिति उस वक्त वहां पर क्या थी, मैं अगर जानना चाहूँ तो? क्योंकि सबको पता है कोविड काल के बाद बहुत बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे। अब ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम किए तो गए होंगे, लेकिन शायद अंदाजा नहीं हुआ कि इतनी भारी भीड़ हो जाएगी वहां पर। बिल्कुल आदर्श, आपने ठीक कहा कि तब हालात इतने खराब नहीं थे, इतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि 4:30 या मेरे हिसाब से 4:45 बजे तक तो सीएम योगी आदित्यनाथ ही मथुरा वृंदावन में थे। वृंदावन में योगी जी रहे हैं 4 बजे तक और सीएम योगी 4 बजे के बाद मथुरा रवाना हुए थे वृंदावन से। और वहां पर उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में भक्तों को संबोधित भी किया था, वहां पर सभी को बधाइयां भी दी थी। तब तक स्थिति बहुत नियंत्रण में थी, बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब भक्तों की संख्या बढ़ती गई, हालांकि 11 बजे तक भी भक्तों की संख्या बेहद कम थी, लेकिन जैसे ही 12 बजे जैसे ही प्राकट्य का समय हुआ, वैसे ही भक्तों की भीड़ बढ़ना शुरू हो गई। और अगर हम कोरोना काल की बात करें तो 2 साल बाद
वाकई न सिर्फ जो दुकानदार हैं उनमें काफी उत्साह था, इसलिए वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर अपना जो रोजगार है वो करने के लिए यहाँ पर दिख रहे थे। और ऐसे में दूर दूर से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर की बात करें तो लगातार वहाँ पर भी धक्की देखने को मिली है, धक्का मुक्की देखने को भी मिली है। और अभी तक का जो आंकड़ा है आदर्श, ये सही आंकड़ा आने वाले समय में हो सकता है या फिर नहीं, लेकिन हाँ करीब 50 लाख भक्त कान्हा के जन्म के साक्षी बनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। ये आंकड़ा कुछ देर बाद इसकी पुष्टि भी हो जाएगी, लेकिन 50 लाख एक बहुत बड़ी संख्या होती है। और जो मथुरा के आसपास की अगर हम बात करें, वृंदावन के आसपास की, तो कई मंच बनाए गए थे वहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए रहने की, खाने की, प्रसाद देने की, पानी पीने की व्यवस्था भी की गई थी। लेकिन जब 50 लाख लोग मथुरा वृंदावन में पहुंचेंगे तो ये वहाँ के लोगों के लिए भी, स्थानीय लोग भी क्योंकि बहुत मदद करते हैं श्रद्धालुओं की, जो पर्यटकों की जो दूर से आते हैं यहाँ के जो श्रद्धालु हैं, और देश विदेश से यहाँ पर लोग आए हैं। लेकिन बड़ी संख्या होने के कारण शायद स्थिति रात के समय ही थोड़ी सी चरमराई है। ऐसे में अभी ये देखना होगा कि जिस 2 श्रद्धालुओं की मौत हुई है इसके बारे में अभी ज्यादा जानकारी लेना बाकी है। कुछ और जानकारी मिल पाई जिया घायलों को लेकर, क्योंकि भारी भीड़ थी, 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, बहुत दुखद है। जन्माष्टमी पर दर्शन करने गए थे, लेकिन जितनी भीड़ थी घायल भी काफी सारे हो सकते हैं। उनको लेकर कुछ अपडेट अभी तक मिल पाया है या प्रशासन की तरफ से औपचारिक तौर पर कोई जानकारी दी गई है? अभी इंतजार करना होगा। आदर्श अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि अंदर अभी जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कल भी कुछ ऐसी ही स्थितियां थी और अब तो जो स्थिति है उसको नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि आज भी सभी बाकी बिहारी कल जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हैं मथुरा में, और वहां से वृंदावन पहुंचेंगे, बाकी बिहारी मंदिर भी आएंगे वही श्रद्धालु। तो ऐसे में आज ऐसा लगता है कि यहाँ पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अंदर अभी ना जाने दिया जाए। लेकिन जैसे ही जानकारी मिलेगी आपके साथ में शेयर करूंगी। अभी तक क्योंकि कई घायल हैं और उनके इलाज के लिए उनको पहुंचाया जा रहा है, ताकि उनका जो प्राथमिक इलाज है वो हो जाए और उनके परिजनों तक वो पहुंच जाए, क्योंकि कल भी कई लोग एक दूसरे से बिछड़े हैं, इतनी ज्यादा भीड़ थी। उनको से मिलाने के लिए, उनके परिजनों तक पहुंचाने की भी पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने, मंदिर कमेटी के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। ठीक है, आप नजर बनाकर रखिए जिया, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। जिया शर्मा हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रही थी। जिस तरीके से यह हादसा हुआ उसके बाद अभी तक फिलहाल प्रशासन की तरफ से औपचारिक तौर पर तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन 2 लोगों की जान चली गई है, ये खबर आ रही है। कई लोग घायल हो सकते हैं, क्योंकि भारी संख्या में श्रद्धालु बांके बिहारी मंदिर में जुटे थे और जिसके बाद वहां पर भगदड़ मच गई थी। इससे जुड़ा हर अपडेट आपको देते रहेंगे। देखिए, वहीं कल देश भर में जन्माष्टमी की धूम रही है। देर रात तक माहौल भक्तिमय बना रहा। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ थी। गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने खास पूजा अर्चना की। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। 12 बजते ही भक्त झूम उठे। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार होने लगी। माहौल भक्तिमय हो गया। हर भक्त कृष्ण भक्ति में डूब जाना चाहता था। ये तस्वीर है मथुरा नगरी की, जहां लाखों भक्त कान्हा के जन्म के साक्षी बने। और जैसे जैसे डमरू की मंजीरों की धुन बढ़ती जा रही है, यहाँ पर भक्तों की कतार, उनकी भीड़ भी बढ़ती जा रही है। उनकी धुन तेज हो रही है तो भक्तों का उत्साह भी आसमान छू रहा है और ये तस्वीरें बेहद खास हैं। बारह बजते ही भगवान कृष्ण की मंत्रोच्चारण के साथ विशेष पूजा अर्चना की गई व उसके बाद श्रृंगार किया गया।
हर्षोल्लास से डांस कर रहे हैं, भगवान को वेलकम करने के लिए। कान्हा के जन्म की धूम मथुरा से लेकर गोरखपुर तक मची। गोरखपुर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने परंपरागत तरीके से भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की। जन्माष्टमी के मौके पर गोरखनाथ मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया था। पूजा अर्चना के बाद योगी ने बच्चों को मिठाई बांटी। इससे पहले सीएम पूजा करने के लिए मथुरा गए थे। गुजरात के लोगों में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। द्वारकाधीश मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया था। पूजा अर्चना की विशेष व्यवस्था की गई थी, जिसमें शामिल होने के लिए हजारों लोग पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्री कृष्ण जन्माष्टमी के खास मौके पर अहमदाबाद पहुंचे थे। कृष्ण भक्तों के जयकारे के बीच शाह ने अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर में खास पूजा अर्चना की। भगवान की पूजा करने के लिए अमित शाह अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए थे। कान्हा के जन्म के बाद मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। उसके बाद कपाट बंद कर दिए गए। बड़ी खबर आ रही है मथुरा से। मथुरा के मशहूर ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में बड़ा हादसा हुआ है। भगदड़ की वजह से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। कई लोग भगदड़ में घायल हुए हैं। जन्माष्टमी की मंगला आरती के दौरान वहां पर भगदड़ मची थी। कल आपको बता दें, भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ थी ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में, और पूरे मथुरा वृंदावन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी थी। कोरोना काल के बाद पहली बार इतने श्रद्धालु एक साथ जुटे थे। सुरक्षा के इंतजाम तो किए गए थे, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए वो अब नाकाफी लग रहे हैं, क्योंकि मंगला आरती के दौरान, मंगला आरती का इंतजार पूरे साल भर किया जाता है, और मंगला आरती के दौरान ही वहां पर अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें 2 श्रद्धालुओं की जान चली गई और कई लोग घायल भी हुए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। मंगला आरती के दौरान ये भगदड़ मची। भगदड़ में 2 श्रद्धालुओं की जान चली गई। जन्माष्टमी पर भीड़ काफी बढ़ गई थी ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में, जिसके बाद यह हादसा हुआ। मंगला आरती के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। बड़ा अपडेट आपको इस वक्त हम दे रहे हैं। पूरा देश में कल जन्माष्टमी को लेकर हर्षोल्लास था, और इसीलिए लोग, श्रद्धालु बड़ी संख्या में जुटे थे मथुरा वृंदावन में भी, और वहां पर ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में ये बड़ा हादसा हो गया। मंगला आरती के दौरान बड़ी संख्या में भक्त मौजूद थे। सबकी कोशिश ये थी कि जल्दी से जल्दी वो आगे जाकर ठाकुर जी के दर्शन कर पाए, और इसी दौरान वहां पर भगदड़ मची, जिसमें 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई श्रद्धालु घायल भी बताए जा रहे हैं। जन्माष्टमी के दौरान मथुरा में ये बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, भीड़ को मैनेज करने के लिए पूरा एक सिस्टम बनाया गया था, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या जो वहां पर जुटी, वो एक तरीके से बेकाबू हो गई, और सबकी कोशिश यही कि जल्द से जल्द वो दर्शन कर लें। और इसी दौरान ये बड़ा हादसा वहां पर हुआ, भगदड़ हुई, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। मथुरा में जन्माष्टमी के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। आपको बता दें, कोरोना काल के बाद पहली बार इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु जन्माष्टमी का ये उत्सव मनाने के लिए एक साथ मथुरा वृंदावन में जुटे थे, और तमाम व्यवस्थाएं जरूर की गई थी, चाहे लोगों के आने जाने की हो, रुकने की हो। और उसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में, जहां पर भगदड़ मच गई। मंगला आरती हो रही थी, उस वक्त ये भगदड़ मची, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। रणवीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। रणवीर, अभी क्या मिल रहा है अपडेट? 2 लोगों की जान चली गई है, घायलों को लेकर कुछ जानकारी मिल पाई है? फिलहाल क्या स्थिति है, क्योंकि श्रद्धालु लगातार वहां पर बने रहते हैं कई दिन तक? देखिए, इस घटना के बाद स्थिति फिर तो नियंत्रण में कर ली गई थी। पुलिस फोर्स की कोई कमी नहीं थी, वहां पर सिक्योरिटी बहुत थी। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि हर साल जन्माष्टमी के दिन बहुत ज्यादा भीड़ होती है, और लोगों में एक हड़बड़ाहट इस बात की होती है कि वो सबसे आगे पहुंच जाएं, या जो लाइन है उसमें बाईं तरफ रहें ताकि दर्शन आसानी से हो जाए। और इसी भीड़, इसी कश्मकश की वजह से कल ये घटना घटी रात में, और फिलहाल घटना के बाद से पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण किया, लोगों को थोड़ा सा नियंत्रित किया। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि जो मंदिर है, मंदिर के गेट के बाहर पुलिस मौजूद है। 2 लोगों की मौत जरूर हुई है, कुछ घायल हैं जिनके प्राथमिक इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है, लेकिन फिलहाल लोगों की जो भीड़ थी उस भीड़ को नियंत्रित किया गया है, और कोशिश ये है कि इस घटना में और कोई इजाफा ना हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। तो अभी थोड़ी देर में
जो सरकार के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी इस बात की एक बार रिपोर्ट लेंगे और रिपोर्ट लेकर के समझेंगे कि आखिर ये घटना अगर घटी है तो इसमें किसी की लापरवाही है या लोगों के हड़बड़ी की वजह से ये घटना हुई है। तो फिलहाल जांच पड़ताल जारी है, लेकिन जो घटना के तुरंत बाद से ही जो स्थिति थी उसको नियंत्रित कर लिया गया था और पुलिस फोर्सेस की पर्याप्त मौजूदगी मथुरा में और खासतौर पर बांके बिहारी मंदिर में दिखाई दी। जी रणवीर, कल वहां पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। उस दौरान सुरक्षा व्यवस्था जाहिर सी बात है चाक चौबंद रही होगी और उनके इस दौरे को लेकर के भी पूरे इलाके में, पूरे उस हिस्से में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही होगी। और लेकिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इतनी जुट गई जिसको मैनेज नहीं कर पाया गया, या जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि सबकी ये कोशिश होती है कि जल्द से जल्द हम आगे जाकर दर्शन कर लें, एक वो बड़ी वजह हो सकती है जिसमें 2 की जान गई। घायलों को लेकर के भी कुछ अपडेट मिल पाया क्या? देखिए आदर्श, जैसा मैंने आपसे कहा कि मथुरा में जन्माष्टमी के मौके पे या बनारस में शिवरात्रि के मौके पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए, और लोगों में एक हड़बड़ी इस बात की होती है कि दर्शन आराम से हो जाए, आराम से ना हो तो कम से कम एक झलक मिल जाए। और इसी वजह से जो लाइन बनाई जाती है उस लाइन में चूंकि 3 से 4 लोगों की एक लाइन होती है, हर किसी की कोशिश ये होती है कि वो पाए पहुंच जाए, उन्हें हाथ जोड़ने का, माथा टेकने का मौका मिल जाए। और कई बार वहाँ पर पुलिस फोर्सेस मौजूद होती है जो लोगों को आगे बढ़ाती जाती है, लेकिन कई लोग रुकना नहीं चाहते हैं, कई लोग उसी में धक्का मुक्की करते हैं और इसी वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं। घायलों में फिलहाल प्रशासन की तरफ से कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया गया है, लेकिन चूंकि ये जो घटना हुई है वहाँ पर मंदिर के अंदर ही जो लोग मौजूद थे वहाँ पर हुई, इस वजह से बहुत ज्यादा कोई बड़ी संख्या ऐसा नहीं है। 4-6 लोग हैं जिनको थोड़ी बहुत चोटें आई हैं, उनका इलाज चल रहा है। बाकी थोड़ी देर में जो प्रशासन के बड़े अधिकारी हैं वो पूरी जानकारी अच्छे से देंगे कि आखिर घटना घटी तो क्यों घटी, इसकी वजह से घटी, क्या किसी ने जानबूझ के किसी को धक्का मार दिया या क्या हुआ था, वो एग्जैक्टली प्रशासन के लोग बताएंगे। तो ऐसे में फिलहाल पड़ताल चल रही है, देखना होगा कि आखिर घटना की पीछे वजह क्या है। जी रणवीर, आप रहे हमारे साथ और इस बीच देखिए वहां पर एसपी ने क्या कुछ कहा है, क्या पूरी जानकारी दी है इस घटना को लेकर, वो भी सुनवा देते हैं। बांके बिहारी मंदिर पे आज मंगला आरती थी, तो मंगला आरती के समय जैसा कि आप जानते हैं कि जनता की आस्था की वजह से अथाह भीड़ रहती है और भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। प्रेशर अंदर थोड़ा बढ़ गया, उसकी वजह से, गर्मी की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से अंदर काफ़ी लोगों को सफोकेशन हुई। उसके 5-7 मिनट बाद जब वो व्यक्ति को भी निकाला गया, उसके बाद कुछ लोग और बैठ गए थे उनके पीछे जिनको सफोकेशन महसूस हो रही थी, जिनको खड़े रहने में समस्या हो रही थी। धीरे धीरे सबको निकाला गया, बाहर लाया गया, काफ़ी लोग बाहर आए, खुली सांस में बैठे, तो उसके बाद वो ठीक भी हुए। 4-5 लोग ऐसे थे जिनकी हालत ज़्यादा, उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी या वो फेंट हो गए थे, बेहोश हो गए थे, उनको हॉस्पिटल लाया गया। तो हॉस्पिटल लाने के बाद ये पाया गया कि उनमें से 2 व्यक्ति, जिनमें से एक पुरुष हैं और एक महिला है, उनकी मृत्यु हो गई है। तो एसएसपी मथुरा अभिषेक यादव को आप सुन रहे थे जो पूरी जानकारी दे रहे थे। काफ़ी सफोकेशन हो गई थी, अंदर भारी भीड़ जुट गई थी, और जिस तरह से रणवीर हमारे सहयोगी हैं लगातार जानकारी दे रहे हैं कि ऐसे वक्त में लोगों की कोशिश यही होती है कि वो जल्दी आगे पहुंच जाएं या वो ज़्यादा बेहतर तरीके से दर्शन कर पाए, ये एक बड़ी वजह हो सकती है। इसीलिए भारी भीड़ मंदिर परिसर में पहुँच गई और कहीं ना कहीं सांस लेने की दिक्कत हुई। गर्मी बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा और ये बड़ा हादसा हुआ। रणवीर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, खुद एसएसपी अभिषेक यादव भी यही कह रहे हैं कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, कोरोना काल के बाद पहली बार इतने श्रद्धालु जुटे, ये एक बड़ी वजह हो सकती है जो मैनेज नहीं हो पाया। सबके अंदर यही कोशिश थी कि हम जल्दी से जल्दी आगे पहुंच जाएं। देखिए आदर्श, वही बात हम फिर से दोहरा रहे हैं कि भीड़ ज्यादा है, लोग एक दूसरे से चिपके होते हैं। और अभी क्या है, बरसात के मौसम में बरसात होने के तुरंत बाद बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है आमतौर पे भी जब भीड़ ना हो, और जब लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ हो कि लोग एक दूसरे से चिपके हों तो जाहिर है कि सफोकेशन होती है मंदिर में। और पुलिस की व्यवस्था आप देखिए कि गेट के अंदर, गेट के बाहर हर जगह दिखाई दे रही है, लेकिन सफोकेशन में लोग एक दूसरे को आगे ढकेलना चाहते हैं, कई बार दर्शन के लिए आगे आना चाहते हैं, और इसी वजह से इस तरह की घटना हुई है जहाँ पर 2 लोगों की मौत हुई है। कुछ लोगों को हल्की फुल्की चोटें लगी हैं, उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। और एसएसपी ने जैसा कि बताया कि एक महिला और एक पुरुष इस घटना में उनकी मौत हुई है। तो फिलहाल पुलिस का प्राइमा फसाई जो अपडेट है वो यही है कि ह्यूमिडिटी की वजह से लोगों में हो सकता है कि जिन 2 लोगों की मौत हुई है उनमें किसी की बेहोशी हुई हो, कोई गिरा हो, और कई बार ऐसी भी सिचुएशन होती है कि कोई एक व्यक्ति गिरता है तो लोगों को कुछ भ्रम हो जाता है और उसमें भी भागदौड़ हो जाती है। तो फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है। सुबह जो मंगला आरती होती है उसमें इस तरह की घटना हुई है मथुरा में।
ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। नजर बनाकर रखिए रणवीर, लगातार आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। रणवीर हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे जो घटना हुई मथुरा वृंदावन में, उसको लेकर लगातार इससे जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से, जहां पाली जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि 25 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। यह हादसा ट्रक और ट्रैक्टर के टकराने की वजह से हुआ, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दुख जताया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं राजस्थान के पाली से। पाली जिले में ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 5 श्रद्धालुओं की जान चली गई है, जबकि 25 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। यह हादसा ट्रक और ट्रैक्टर के टकराने की वजह से हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस घटना पर दुख जताया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पाली में यह हादसा हुआ है जहां पर ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई। 25 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हैं, 5 श्रद्धालुओं की जान चली गई है। सड़क हादसा हुआ राजस्थान के पाली में, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली और एक ट्रक के बीच टक्कर हो गई, जिसमें 5 श्रद्धालुओं की जान चली गई, 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से दुख भी जताया गया इस पूरी घटना पर। और अब बात करते हैं आसमानी आफत की। ओडिशा इन दिनों कुदरत के कहर के आगे पूरी तरह बेबस है। वहां के 10 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और लाखों लोगों के सामने मुश्किलों का अंबार लग गया है। बाढ़ की ऐसी भयानक तस्वीरें ओडिशा से आई हैं, जहां के कई जिले पानी में डूबे हैं। कई मकान जल समाधि ले चुके हैं तो कई घरों मंदिरों पर पानी का कब्जा हो चुका है। हर तरफ पानी ही पानी है। वहां की सड़कें, कच्चे रास्ते, खेत खलियान सब पानी में गुम हो गए हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। सैलाब के सितम की ये तस्वीरें ओडिशा के डेलांग की। इस गांव को पानी ने चारों तरफ से घेर लिया है। सड़कें, रास्ते सब पानी में डूब चुके हैं। मंदिर का भी आधा हिस्सा पानी में है। दरअसल भारी बारिश के बाद जब नदी में उफान आया तो उसका पानी अपनी हदें तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस गया। वहां के दफ्तर और कई मकानों में नदी का पानी घुस गया। जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी उन पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। कई लोग घुटने भर पानी में सैलाब को झेलते दिखाई दिए। जिंदगी की जद्दोजहद यहीं खत्म नहीं हुई। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। एक पिता अपने बेटे को कंधे पर रखकर पानी पार करने की कोशिश में जुटा है। इसी तरह एक मोटरसाइकिल सवार भी गाड़ी निकालने की कोशिश करता दिखा। कमोबेश ऐसे ही हालात जगत सिंहपुर जिले का भी है। वहां के एक इलाके में नदी के प्रहार से दहशत भर गई, क्योंकि सड़कों के साथ वो इलाका ही पानी में डूब गया, जिसके बाद लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि आफत कितनी बड़ी है। पानी को पार कराने के लिए 2 किनारों पर रस्सी बांधी गई। उसके बाद लोगों को नाव पर बैठाकर पानी को पार कराया गया। डर इस बात का था कि अगर हाथ से रस्सी फिसलती तो सभी लोग पानी में बह जाते, लेकिन गनीमत रही कि सुरक्षित उन्हें बचा लिया गया। जगत सिंहपुर के कुजंग में तो पानी के साथ नदी का मगरमच्छ भी रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ता दिखा, जिससे वहां के लोग दहशत से भर गए। वहीं इस पूरे हालात पर सरकार ने दावा किया कि वो नजर बनाए हुए है। इसके साथ मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा भी किया और लोगों से दहशत में न आने की अपील की। हालांकि अब भी बाढ़ से हो रही परेशानियों का दौर टला नहीं, क्योंकि अब भी कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। देखिए, जम्मू कश्मीर के कटरा में भारी बारिश की वजह से वहां के लोगों की परेशानी बढ़ गई। हालात इतने बिगड़ गए कि वैष्णो देवी की यात्रा को कुछ देर के लिए रोकना भी पड़ा था, लेकिन सुबह होते ही यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है। पहाड़ों पर आसमानी आफत जारी है। वहां भारी बारिश ने लोगों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। कहीं बारिश के बाद जमीन खिसकने की घटनाओं ने रास्ते बंद कर दिए हैं, तो कहीं सैलाब मुसीबत बन गए। कुछ ऐसी तस्वीरें देर रात वैष्णो देवी के मंदिर के पास से आई, जहां इतनी बारिश हुई कि वहां पहुंचे श्रद्धालु सहम गए। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि पानी पूरे वेग के साथ सब कुछ लील लेने के लिए बेताब दिखा। पानी का बहाव इतना तेज रहा कि आसपास के मकानों के ढह जाने का खतरा पैदा हो गया।
पानी उन रास्तों पर भी चढ़ गया जहां से श्रद्धालु मंदिर तक का सफर तय करते हैं, जिसके बाद वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई और कुछ लोग पानी को निकालने के लिए रास्ता बनाने में जुट गए। हालात बिगड़ते देख वहां से कई लोग लौटते भी दिखे। इसके बाद वैष्णो देवी की यात्रा सुबह तक के लिए रोक दी गई ताकि कोई अनहोनी ना हो। 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर के ही अनंतनाग में बादल फटने से बड़ी तबाही मची थी, जिसकी कुछ डरावनी तस्वीरें भी सामने आई थी। जवाहर टनल के पास अचानक बादल फटने से आसपास बने टेंट पानी में बह गए थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक सैलाब अपने साथ बड़ी संख्या में मवेशी भी बहा ले गया। राहत की बात यह रही कि इस आसमानी आफत में किसी की जान नहीं गई, जिसके बाद मौसम विभाग ने कश्मीर घाटी में भारी बारिश की चेतावनी दी थी, जिसका असर अब कटरा में भी देखने को मिला। उत्तराखंड में आसमान से बरस रही आफत के बाद कई नदियां अब डराने लगी हैं, जबकि मसूरी में पहाड़ खिसकने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के बाद नदियां डराने लगी। नदी के रौद्र रूप को देखकर किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाएगा। पानी की तेज रफ्तार, उस पर उठती ऊंची ऊंची लहरें सब कुछ तबाह कर देने के लिए बेताब नजर आ रही है। ये तस्वीर देहरादून के पास से निकलने वाली नदी की, जो अब विकराल रूप ले चुकी है। बताया गया कि पहाड़ों पर हो रही बारिश का ये नतीजा है, जो अब आसपास के इलाकों के लिए खतरा बनता जा रहा है। भारी बारिश से हो रही परेशानी की कुछ तस्वीरें पहाड़ों की रानी मसूरी से भी आई। वहां गलोगी पावर हाउस के पास भूस्खलन होने से रास्ता बंद हो गया, जिसके बाद वहां खुदाई करने वाली मशीन की मदद से सड़कों को खोलने का काम शुरू कर दिया। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। हालांकि कुछ घंटे की मेहनत के बाद रास्ते को खोलने में कामयाबी मिल गई और वहां से फंसे लोगों ने राहत की सांस ली। लोगों ने बताया कि यहाँ 2018 से लगातार भूस्खलन हो रहा है, लेकिन प्रशासन ने इसे रोकने की अब तक कोई पहल नहीं की है। देखिए, पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से यूपी से होकर बहने वाली नदियां भी उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। यूपी में कहीं गंगा तो कहीं यमुना तबाही मचाने के लिए बेताब नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें प्रयागराज की हैं, जहां गंगा नदी का जलस्तर सुबह से बढ़ रहा है। पानी बढ़ने की वजह से संगम तक जाने में दिक्कत हो रही है। घाट किनारे बनी अस्थायी दुकानें पानी में डूब चुकी हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोग अपना सामान हटा रहे हैं। गंगा और यमुना दोनों नदियों का पानी प्रयागराज में तेजी से बढ़ रहा है। संगम के नजदीक लेटे हुए हनुमान मंदिर समेत तमाम मठ मंदिर और आश्रमों में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। इसके साथ ही दोनों आरती स्थल भी बाढ़ के पानी में समा गए। प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों नदियों में जलस्तर प्रति घंटे में 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। वहीं वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से गंगा किनारे के घाट डूब गए। घाट किनारे बने शीतला मंदिर तक पानी पहुंच गया। जल पुलिस के दफ्तर में जाने का रास्ता पानी भरने की वजह से बंद हो गया। 80 घाट की सीढ़ियां भी पानी में डूब गई। पानी बढ़ने के बाद गंगा नदी में नाव चलाने पर रोक लगा दी गई और गंगा आरती की जगह बदल दी गई। यही नहीं, बारिश के बाद गोरखपुर निगम की भी पोल खुल गई। थोड़ी देर की बारिश के बाद शहर की सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। यहाँ तक कि कई दुकानों में बारिश का पानी घुस गया। रास्तों पर इतना पानी भर गया कि लोगों का आना जाना तक मुश्किल हो गया। और अब बात दिल्ली में कल मची हलचल की। देखिए, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गए हैं। कल उनके घर पर सीबीआई ने छापा मारा और यह कार्रवाई करीब 14 घंटे तक चली। सीबीआई की टीम आई थी। मेरा जो कंप्यूटर है वो भी सीज करके ले गए। मेरा फोन जो था पर्सनल वो भी सीज करके ले गए हैं। हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, इसलिए हम डरते भी नहीं। भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने का वादा कर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के भंवर जाल में फंसती नजर आ रही है। केजरीवाल के स्वास्थ्य मंत्री के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम पर कानूनी शिकंजा कसने लगा है।
सवाल उठ रहा है कि क्या सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया होंगे गिरफ्तार। हम लोग ईमानदार लोग हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से काम करते आए हैं, हमने कहीं कुछ गलत नहीं किया। डिप्टी सीएम आवास पर सीबीआई की छापेमारी के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया देर रात मीडिया के सामने आए। कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, सीबीआई को ऊपर से यूज किया जा रहा है, ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है। कल सुबह करीब 8:30 बजे सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के घर पहुंची। करीब 14 घंटे बाद घर से बाहर निकली, अपने साथ कुछ अहम दस्तावेज भी ले गई। कंप्यूटर सीज किया है और मेरा फोन लेके गए हैं और कुछ फाइलें थी उनको लेके गए। मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी हैं। उनके पास शिक्षा मंत्रालय भी है। डिप्टी सीएम पर रिश्वत लेने और शराब के ठेकों में घोटाला करने के आरोप लगे हैं। मनीष सिसोदिया के खिलाफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने 17 अगस्त को एफआईआर दर्ज की। उसके बाद ये छापा मारा गया है। लाख रोकने की कोशिश करें, लेकिन स्कूल अस्पताल का काम, लोगों को अच्छी शिक्षा देने का काम, अच्छा इलाज देने का काम दिल्ली सरकार रोकेगी। दिल्ली की शराब नीति पर सीबीआई ने कार्रवाई शुरू कर दी है और सीबीआई के बाद ईडी की भी नजरें अब टेढ़ी होने लगी हैं। सूत्रों के मुताबिक अब ईडी भी इस मामले में जांच शुरू कर सकती है। सीबीआई की छापेमारी के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। जांच में ईडी की एंट्री की संभावना बढ़ गई है। ईडी की एंट्री की संभावना क्यों बढ़ी है, इसको समझने के लिए उस शराब नीति को समझिए जिसने मनीष सिसोदिया को कटघरे में ला खड़ा किया है। दिल्ली की 2021-22 के लिए एक्साइज पॉलिसी का प्रस्ताव 2020 में आया। नवंबर 2021 में नई एक्साइज पॉलिसी को लागू किया गया। नई पॉलिसी लागू होने के बाद शराब की बिक्री का तरीका बदल गया। नई पॉलिसी में प्राइवेट दुकानदारों के जरिए शराब की बिक्री शुरू हुई। दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया और हर जोन में 27 प्राइवेट वेंडर थे। प्राइवेट वेंडर को डिस्काउंट देने की इजाजत दी गई। प्राइवेट वेंडर को होम डिलीवरी की भी इजाजत दी गई। आरोप है कि नई शराब नीति में दिल्ली एक्साइज एक्ट का उल्लंघन हुआ और लाइसेंस फीस माफ करने के नाम पर सरकार को करीब 150 करोड़ का नुकसान हुआ। कोविड की रिलीफ दिल्ली के आम जनता को मिले, इसकी चिंता दिल्ली सरकार को नहीं थी। कोविड के नाम पर 144 करोड़ रुपए शराब माफिया को माफ करने का पाप दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम नीति बनाने में शामिल व्यक्तियों और कंपनियों की आय की जांच करेगी। पता लगाएगी कि आय हुई तो कैसे हुई, आय के लिए पीएमएलए का उल्लंघन तो नहीं हुआ। अगर ईडी की एंट्री हुई तो बहुत से राज खुलने की संभावना है। ये खुलासे केजरीवाल सरकार की मुसीबत बढ़ा सकते हैं। देखिए, सीबीआई छापे पर सियासी बवाल जारी है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट में कपिल मिश्रा ने क्या लिखा है वो आपको बता देते हैं। पूरी आम आदमी पार्टी से 3 सवाल है। मनीष सिसोदिया ने शराब माफिया के करोड़ों रुपए क्यों माफ किए, ये पहला सवाल उन्होंने पूछा अपने ट्वीट में। शराब माफिया को केजरीवाल के खास आदमी ने करोड़ों रुपए क्यों दिए, ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल, सीबीआई जांच शुरू होते ही शराब नीति वापस क्यों लेनी पड़ी। ये 3 अहम सवाल कपिल मिश्रा ने अपने ट्वीट में पूछे हैं। किस तरह से इस छापेमारी के बाद अब ये पूरा सियासी मामला गरमाया हुआ है, उससे जुड़ा ये अपडेट हम लगातार आपको दे रहे हैं। लेकिन अब बात उस युद्धाभ्यास की कर लेते हैं जो चीन की चिंता बढ़ाने वाला है। वो ड्रिल जिसमें भारत भी शामिल है, वो युद्धाभ्यास जमीन पर भी हो रहा है और आसमान में भी। और सबसे अहम बात यह कि जंग की ये रिहर्सल ऐसे समय में हो रही है जबकि ताइवान को लेकर टेंशन बढ़ी हुई है। आखिर इस ड्रिल के मायने क्या रखें और कैसे हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर आज से शुरू हो गया है सबसे बड़ा युद्धाभ्यास, जिसमें शामिल हैं 17 मित्र देश, जिसमें शामिल है नाटो और जिसका हिस्सा बने हैं भारतीय वायुसेना के लड़ाके। जंग की ये रिहर्सल हिंद प्रशांत क्षेत्र में हो रही है, जिसका नाम है पिच ब्लैक 2022। पिच ब्लैक एक्सरसाइज वैसे तो 2 साल में एक बार होती है, लेकिन इस बार इसकी टाइमिंग बेहद अहम है।
क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 17 देशों की वायुसेनाएं ऐसे समय में इकट्ठा होकर एक्सरसाइज करने जा रही हैं जब ताइवान को लेकर दुनिया के एक बड़े हिस्से में तनाव बना हुआ है। ताइवान को लेकर ही चीन का बेहद आक्रामक रवैया है और अमेरिका अपने मित्र देशों के साथ चीन की घेराबंदी करने में जुटा है। तो एक तरफ दक्षिण चीन सागर में चीन की तोपें, चीन की मिसाइलें गरज रही हैं, वहीं चीन के आक्रामक अंदाज को देखते हुए ताइवान भी अपनी तैयारियों को खंगाल रहा है। इस पूरे इलाके में इन दिनों युद्ध जैसा माहौल बन गया है। ऐसे ही नाजुक वक्त में ऑस्ट्रेलिया में आज से शुरू हुई पिच ब्लैक एक्सरसाइज सबका ध्यान खींच रही है। भारतीय वायुसेना के 4 सुखोई फाइटर जेट और विशेष टुकड़ी इस युद्धाभ्यास में शामिल है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब फ्रांस की वायुसेना के लड़ाकू विमान फीनिक्स ने ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में उतरने से पहले हवा में ही भारतीय वायुसेना के सुखोई जेट से ईंधन भरा। ये पहली बार है कि जब फ्रांस के लड़ाकू विमान ने किसी ड्रिल के दौरान हवा में ही फाइटर जेट में ईंधन भरा है। पिच ब्लैक 2022 नाम के इस युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया के अलावा भारत, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, यूएई, फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड की वायुसेना हिस्सा ले रही है। पिच ब्लैक एक्सरसाइज में 17 देशों की वायुसेना, 100 एयरक्राफ्ट और 2500 वायु सैनिक शिरकत कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज 8 सितंबर तक चलेगी। खास बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के डार्विन एयरबेस पर उन देशों की वायुसेनाओं का जमघट लगा है जिनकी चीन से कभी नहीं बनी है। इस युद्धाभ्यास की मेजबानी कर रहे ऑस्ट्रेलिया के साथ भी चीन के तल्ख संबंध रहे हैं और खास बात यह है कि दक्षिण कोरिया भी पहली बार इस पिच ब्लैक एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहा है। तो जिस इलाके पर चीन अपना दबदबा कायम करना चाहता है, उस इलाके में पिच ब्लैक एक्सरसाइज के जरिए 17 देशों की वायुसेना अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। इस मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में ताकतवर देशों के साथ भारत की वायुसेना का होना भी अपने आप में एक संदेश है। इस ड्रिल में भारत के फाइटर जेट सुखोई की गर्जना सुनाई दे रही है। पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर चीन के साथ तनाव और ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच चल रही तनातनी के बीच भारतीय सेना ने मित्र देशों की सेनाओं के साथ अपने युद्धाभ्यास तेज कर दिए हैं। इन दिनों हिमाचल प्रदेश में भारतीय सेना अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस के साथ वज्र प्रहार नाम का एक्सरसाइज कर रही है। तो वहीं गुरुवार को चंडी मंदिर में वियतनाम की सेना के साथ भारतीय सेना ने अपना पहला युद्धाभ्यास खत्म कर दिया। सामने टारगेट और टारगेट पर दागी जाती गोलियां। ये वज्र प्रहार नाम की एक्सरसाइज की तस्वीरें हैं। इसमें अमेरिकी सेना की फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस ग्रुप और स्पेशल टैक्टिक्स स्क्वाड्रन के कमांडो भारतीय सेना के पैरा एसएफ कमांडोज के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज हो रही है हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। 8 अगस्त को शुरू हुई इस एक्सरसाइज के दौरान दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिस को सीखेंगी और अपने युद्ध कौशल का हिस्सा बनाएंगी। भारत और अमेरिकी सेना की ये साझा एक्सरसाइज 21 दिनों की है। इसमें स्पेशल ऑपरेशंस, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस और एयरबॉर्न ऑपरेशंस होंगे। भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार एक्सरसाइज का ये 13वां संस्करण है। एक साल ये एक्सरसाइज भारत में होती है और एक साल अमेरिका में। तो एक तरफ चीन के नजदीकी इलाके में हो रही पिच ब्लैक एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना शामिल है, तो वहीं अमेरिका के साथ हिमाचल में चल रही वज्र प्रहार एक्सरसाइज में भारतीय सेना। इन दोनों युद्धाभ्यास के अपने कूटनीतिक संदेश हैं। कल देश भर में जन्माष्टमी की धूम रही है। देर रात तक माहौल भक्तिमय बना रहा। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ थी। गृहमंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने खास पूजा अर्चना की। बारह बजते ही भक्त झूम उठे। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार होने लगी। माहौल भक्तिमय हो गया।
हर भक्त कृष्ण भक्ति में डूब जाना चाहता था। ये तस्वीर है मथुरा नगरी की, जहां लाखों भक्त कान्हा के जन्म के साक्षी बने। और जैसे जैसे डमरू की मंजीरों की धुन बढ़ती जा रही है, यहाँ पर भक्तों की कतार, उनकी भीड़ भी बढ़ती जा रही है। उनकी धुन तेज हो रही है तो भक्तों का उत्साह भी आसमान छू रहा है और ये तस्वीरें बेहद खास हैं। 12 बजते ही भगवान कृष्ण की मंत्रोच्चारण के साथ विशेष पूजा अर्चना की गई व उसके बाद श्रृंगार किया गया। सभी भक्त हर्षोल्लास से डांस कर रहे हैं भगवान को वेलकम करने के लिए। कान्हा के जन्म की धूम मथुरा से लेकर गोरखपुर तक मची। गोरखपुर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने परंपरागत तरीके से भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की। जन्माष्टमी के मौके पर गोरखनाथ मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया था। पूजा अर्चना के बाद योगी ने बच्चों को मिठाई बांटी। इससे पहले सीएम पूजा करने के लिए मथुरा गए थे। गुजरात के लोगों में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। द्वारकाधीश मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया था। पूजा अर्चना की विशेष व्यवस्था की गई थी, जिसमें शामिल होने के लिए हजारों लोग पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्री कृष्ण जन्माष्टमी के खास मौके पर अहमदाबाद पहुंचे थे। कृष्ण भक्तों के जयकारे के बीच शाह ने अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर में खास पूजा अर्चना की। भगवान की पूजा करने के लिए अमित शाह अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए थे। कान्हा के जन्म के बाद मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। उसके बाद कपाट बंद कर दिए गए। जन्माष्टमी के मौके पर कोलकाता का इस्कॉन टेम्पल भी भक्ति के रंग में रंग गया। मंदिर की भव्यता हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। भक्ति में डूबे लोग नाच गा रहे थे। इस समय इस्कॉन के मंदिर में कोलकाता में और तरह से भाव विभोर यहाँ पर भक्तों की भीड़ है। भक्तों की भीड़ में कई अदाकारा, कई कलाकार भी शामिल हो जाते हैं जो और आज यहाँ इस्कॉन के मंदिर में लगातार भक्तों का जमावड़ा। आज देखिए बारिश हो रही है, हरे कृष्णा के नाम से गुंजायमान है पूरा मंदिर। लेकिन आज क्योंकि बारिश हो रही है, भगवान का जन्म भी बारिश के बीच में ही हुआ था, ये सबको पता है। लेकिन आज जिस तरह से जो उत्साह देखते ही बनता है, नृत्य हो रहा है, डांस हो रहा है, हर उम्र का व्यक्ति यहाँ पर आपको इस्कॉन के मंदिर में डांस करता हुआ नजर आएगा उत्साह के साथ। 2 साल बाद मुंबई के इस्कॉन टेम्पल में जन्माष्टमी मनाई गई है। जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए सामान्य से कहीं ज्यादा लोग मंदिर पहुंचे और यहाँ पर जिस तरह से कृष्ण भगवान का जो जन्म है हो चुका है, इसके चलते कई सारे लोग जो भक्त हैं वो यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे कई सारे फॉरेनर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं जो कि हरे कृष्णा हरे रामा इस धुन पर इंजॉय करते नजर आ रहे हैं। इसके उत्साह में वो नाचते नजर आ रहे हैं। भगवान की जो धुन है उसमें भजन कीर्तन करते नजर आ रहे हैं। कई सारे यहाँ पे जो फॉरेनर्स है यहाँ पे मौजूद है। साथ ही भक्त भी जो है मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जिस तरह से अभिषेक हो चुका है और महाआरती फिलहाल चल रही है और भक्तों की भीड़ को नियंत्रण में लाने के लिए अलग अलग मार्ग रखे गए हैं एंट्री के। लेकिन इसी तरह से भीड़ जो है काफी ज्यादा देखी जा रही है। देखिए, जन्माष्टमी के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी एक अलग अंदाज में नजर आए। भगवान कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की।
इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, मथुरा से ये बड़ी खबर है, जहां मशहूर ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में बड़ा हादसा हुआ है। भगदड़ की वजह से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और 6 लोग जख्मी भी हुए हैं। जन्माष्टमी की मंगला आरती के दौरान वहां पर भगदड़ मच गई थी, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई और 6 लोग घायल हुए हैं। मथुरा के बाके बिहारी मंदिर में यह हादसा हुआ। ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त जिस वक्त मंगला आरती चल रही थी और अचानक भगदड़ मच जाती है और कैसे एक के ऊपर एक लोग वहां से निकलना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग गिर जाते हैं। वहां मौजूद पुलिस के जवान देखिए, उनको उठाने की भी कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके से वहां से निकालने की कोशिश में लग गए, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि भगदड़ को संभाल पाना वहां मौजूद पुलिस के जवानों के लिए भी मुश्किल हो गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मथुरा के बाके बिहारी मंदिर की। केवल ऊपर से लोगों के सर नजर आ रहे हैं। भीड़ देखकर आप अंदाजा लगाइए वहां पर हालात संभालना मौजूद जवानों के लिए भी कितना मुश्किल होगा, क्योंकि सभी की कोशिश ये कि वो सबसे पहले आगे पहुंच जाएं और बाके बिहारी के दर्शन कर पाएं। और इसी दौरान सफोकेशन भी बहुत ज्यादा थी गर्मी की वजह से, और लोग एक के ऊपर एक मानो जैसे चढ़े हुए थे कि वो जल्दी से जल्दी आगे निकल जाए। इसी दौरान वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति हो गई, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई और 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मंगला आरती के दौरान यह हादसा हुआ। पूरा देश जन्माष्टमी का जश्न मना रहा था। ये तमाम लोग मथुरा वृंदावन पहुंचे थे ताकि वो बाके बिहारी के दर्शन कर पाए, और उसी दौरान यहां पर यह हादसा हो गया। और इस पूरी घटना पर एसएसपी अभिषेक यादव ने क्या कुछ कहा है, एक बार वो आपको सुनवा देते हैं। बाके बिहारी मंदिर पे आज मंगला आरती थी, तो मंगला आरती के समय जैसा कि आप जानते हैं कि जनता की आस्था की वजह से अथाह भीड़ रहती है और भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। प्रेशर अंदर थोड़ा बढ़ गया, उसकी वजह से, गर्मी की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से अंदर काफ़ी लोगों को सफोकेशन हुई। उसके 5-7 मिनट बाद जब वो व्यक्ति को भी निकाला गया, उसके बाद कुछ लोग और बैठ गए थे उनके पीछे, जिनको सफोकेशन महसूस हो रही थी, जिनको खड़े रहने में समस्या हो रही थी। धीरे धीरे सबको निकाला गया, बाहर लाया गया। काफ़ी लोग बाहर आए, खुली सांस में बैठे, तो उसके बाद वो ठीक भी हुए। 4-5 लोग ऐसे थे जिनकी हालत ज़्यादा, उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी या वो फेंट हो गए थे, बेहोश हो गए थे, उनको हॉस्पिटल लाया गया। तो हॉस्पिटल लाने के बाद ये पाया गया कि उनमें से 2 व्यक्ति, जिनमें से एक पुरुष हैं और एक महिला है, उनकी मृत्यु हो गई है। और सीधा आपको मथुरा लेकर चलते हैं। जिया शर्मा हमारे सहयोगी वहीं से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जिया, फिलहाल एक तो क्या हालात है, घायलों को लेकर क्या कुछ जानकारी मिली है, और जो मृतक थे उनके बारे में कुछ जानकारी अभी मिल पाई है क्या, और स्थिति भी दिखाइए, तस्वीरें भी दिखाइए, अभी क्या स्थिति है वहां पर। यहाँ पर अभी जो दर्शन है वो एक बार फिर से शुरू हो चुके हैं। सुबह 5:30 बजे मैं आपको बता दूं कि मंदिर के पट खुलते हैं, 7:45 बजे आरती होती है और उसी समय यहाँ पर आज भीड़ देखने को मिलती है। और अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर खड़ा हो पाना भी बेहद मुश्किल है, और लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, ताकि कोई अप्रिय स्थिति यहाँ पर ना बने। कल का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया वो हमने देखा, भारी भीड़ यहाँ पर थी और 3 से 4 लाख लोग इसी मंदिर परिसर के आसपास ये जो पतली पतली गलियां हैं वृंदावन की, यहीं पर मौजूद थे। और यहाँ से वृंदावन मंदिर में यानी कि गेट के अंदर प्रवेश कर पाना, ये गेट नंबर 1 है जहाँ से प्रवेश कर पाना बेहद मुश्किल है। और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं सुबह से, अभी 12 बजे क्योंकि पट बंद हो जाएंगे, इसी वजह से लोग चाहते हैं कि सुबह से वो दर्शन कर लें। बहुत बड़ी संख्या में बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, छोटे बच्चे लेकर जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं। और जो लोकल्स हैं उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि कई बार ऐसा हो चुका है। पिछली बार भी जब फरवरी में एकादशी का पर्व था, एकादशी बड़ी एकादशी थी, जब भी यहाँ पर बाके बिहारी मंदिर में भगदड़ मची थी और दबाव के चलते एक बुजुर्ग शख्स की, जो कि 65 वर्षीय एक बुजुर्ग शख्स, उनकी दबाव के चलते ही घुटन के कारण मौत हो गई थी। और कुछ ऐसा ही वाकया कल भी हुआ है। यहाँ पर अभी मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो देखिए, कुछ गाड़ियां आ रही हैं, कुछ गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से कई बार जो ट्रैफिक है, जो लोगों की भीड़ है वो प्रभावित होती है। लोग एक जगह खड़े रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और शायद यही वजह है कि कल भी स्थिति ऐसी बनी, जैसे ही 12 बजे वाली आरती शुरू होने को थी, वैसे ही यहाँ के जो लोगों हैं उनका कुछ कहना है कि लोग सुनने को कई बार तैयार नहीं होते हैं। लोग बस बाके बिहारी के एक बार दर्शन कर लेना चाहते हैं। और इसी वजह से आप तस्वीरें देखिए कैसे अपने बच्चों को यहाँ पर कंधे पर बिठाकर एक
तरीके से बड़ी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। कंधे पर बिठाकर छोटे बच्चे को बांके बिहारी के दर्शन सुबह सुबह कराना चाहते हैं। यहाँ पे कई दुकानें भी हैं और ये रास्ता बहुत सकरी गलियां हैं यहाँ की, और इन्हीं सकरी गलियों में से निकलकर जो भक्त है वो मंदिर पहुंच रही है। कल के सीसीटीवी फुटेज की बात करें तो जैसी भीड़ मंदिर परिसर के अंदर थी वैसी ही कुछ भीड़ बाहर भी देखने को मिल रही थी। लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। ये लोकल्स का, यहाँ के जो शॉपकीपर्स है उनका ऐसा कहना है, यहाँ के जो दुकानदार है उनका कहना है कि हर बार यह स्थिति बनती है, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी ने भी हमला बोला है, कहा है कि करोड़ों का घोटाला हुआ है। जो व्यवसाय हैं उनके नाम पर पैसा तो खर्च किया जाता है, लेकिन वो व्यवसाय धरातल पर, जमीन पर तो नजर नहीं आती है। और इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रही है सुबह सुबह से यहाँ पर, यानी कि सुबह 5 बजे से ही श्रद्धालु पहुंचने लगे थे और कुछ तो कल रात से ही यहीं पर अपना डेरा जमाए हुए हैं। आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर सुबह से ही दुकानें भी खुल जाती है। सुबह किसी 7:15 के करीब मंदिर में कपाट खुलने का जो पूजन है वो शुरू हो जाती है। उसके बाद 7:45 बजे घर पे आरती होती है, और जब आरती होती है तो सब कुछ थम जाता है यहाँ पर, यानी कि भीड़ अपनी जगह पर यहाँ खड़ी रहती है। इस दौरान अगर कोई धक्का लगता है तो ऐसी अप्रिय स्थिति बनना बेहद स्वाभाविक है, और कुछ वैसा ही कल भी वाकया हुआ जब रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, और उस दौरान लगभग 3 से 4 लाख लोग इन्हीं वृंदावन की गलियों में मौजूद थे। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर जो कि पुराना मंदिर है, बहुत मान्यता प्राप्त मंदिर है, कई मान्यताएं है कि अगर आप मथुरा वृंदावन गए हैं और अगर आपने बांके बिहारी के दर्शन नहीं किए, उधर मंदिर नहीं पहुंचे अगर आप बांके बिहारी के, तो वो आपके दर्शन अधूरे ही माने जाते हैं। और इसी बात को मन में लेकर श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं कि अगर जन्मभूमि में दर्शन कर लिए हैं तो उनको अपने जब दर्शन संपन्न कराने हैं तो वो बांके बिहारी मंदिर जरूर जाएंगे। और यही वजह है कि जो पूरा कल का ट्रैफिक भी है वो आज भी यहीं पर ही अब नजर आ रहा है। जो मथुरा का ट्रैफिक था वो अब पूरा वृंदावन की तरफ है। बैरिकेड्स तो लगा दिए गए हैं कि गाड़ियां यहाँ तक ना पहुंचे, लेकिन ई रिक्शा के माध्यम से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पैदल चलकर पहुंच रहे हैं कई किलोमीटर। और अभी भी बहुत बड़ी संख्या आप भक्तों की, श्रद्धालुओं की देख सकते हैं। कुछ श्रद्धालुओं से हम बात करने की भी कोशिश करते हैं अगर हो सकेगी तो। कब से आए हुए हैं? 2 घंटे हो गए। कल रात को दर्शन किए थे आपने? कल रात। अभी किसका इंतजार कर रहे हैं? मम्मी पापा का इंतजार कर। अच्छा, कल कुछ मौत हुई थी? कल रात को बहुत भगदड़ हुई थी, गिर गए थे। 3 नंबर गेट से वापस बोल रहे थे कि 3 नंबर गेट से जाइए, दर्शन नहीं जाइए, दर्शन नहीं, पुलिस वाले बुला रहे। बहुत हुई थी, दिक्कतें हुई, बहुत दिक्कतें हुई। यहाँ तक आए कैसे? वहाँ पर लोकेशन सारे होटल वगैरह तो भरे हुए थे। अभी होटल में से जब बाहर खड़े थे लोग, लाइन लगाए थे लोग वहाँ आश्रम के बाहर, फिर वहाँ से हम लोग ऑर्डर लिए हैं। कहाँ से आई हैं आप? मथुरा से। आप कहाँ से आए हैं? मध्य प्रदेश में गोरखपुर से आए। गोरखपुर से आए हैं, यहाँ दर्शन किए मथुरा में। और दक्षिणपुर से आए हैं मध्य प्रदेश से। कब आ गए थे आप? कल। बांके बिहारी के दर्शन हुए कल? कल हुए। बहुत परेशानी में बैठे, धक्का मुक्ति में। अच्छा, कह रहे हैं कि कुछ लोग घायल हो गए थे, गिर गए थे, ऐसा कुछ? ऊपर से लाते लगे जखत निकल जाती है, उठाते भी नहीं। कोई व्यवस्था नहीं थी? कोई व्यवस्था नहीं। तो कोई उठा रहा है, क्योंकि बच्चे के साथ आई है तो कितनी दिक्कतें हुई? बहुत दिक्कतें हुई, इसलिए तो हम गए नहीं, हमारी मम्मी पापा जुबान था रोड पे। अब इसमें जनता को परेशानी कितनी हो रही है। तो देखिए आदर्श, यहाँ पर लोगों को परेशानियाँ बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ जी, कहाँ से आया? बिहारी जी के दर्शन करके आए हैं। सारी अव्यवस्थाएं हैं। 5 गेट है, 5 गेट में से इन्हें 2 गेट खोलना चाहिए और 3 गेट से जनता को बाहर निकालना चाहिए। जरा से बच्चे दब रहे हैं, महिलाएं दब रही हैं। ऐसे अभी की दर्शन, कल की दर्शन? अभी दर्शन किया और कल भी भीड़ थी। कल 3 आदमी शांत हुए हैं और आज भी ऐसा लग रहा है 1-2 आदमी शांत हो जाएंगे। बहुत अधिक प्रेशर है। पुलिस कोई व्यवस्था नहीं है। पुलिस को सारी व्यवस्थाएं बनाना चाहिए। 10 किलोमीटर दूर लाइन लगाना चाहिए, कम से कम 10 किलोमीटर पैदल। आप यात्री कम से कम। कहाँ से आए? मैं सागर से आया हूँ, उत्तराखंड के लोगों को लेकर आया हूँ। बहुत अधिक अव्यवस्थाएं, इतनी अव्यवस्थाएं हैं। योगी जी से और सरकार से यही कहूंगा कि बिहारी जी के लिए पर्टिकुलर। ठीक है जी, अहम बातें ये तमाम श्रद्धालु कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भीड़ जुट गई उसके बाद वहां पर अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली और उसी के बाद यह हादसा हुआ और अभी भी लोग वहां पर काफी परेशान नजर आ रहे हैं। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है सोमालिया से, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। वहां की राजधानी मोगादिशु में मुंबई के होटल ताज पर हुए आतंकी हमले जैसा अटैक हुआ है।
आतंकी संगठन अल-शबाब ने वहां के बड़े होटल हयात पर हमला कर दिया है। बताया गया कि इन लोगों ने पहले होटल के बाहर धमाके किए, उसके बाद फायरिंग करते हुए होटल के अंदर दाखिल हो गए। इस आतंकी हमले में 9 लोगों के जख्मी हुए, जबकि मुठभेड़ में 2 अधिकारी घायल हो गए हैं। बड़ा अपडेट सोमालिया से इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। सोमालिया के मोगादिशु में मुंबई के होटल ताज पर जिस तरह का अटैक हुआ था, बिल्कुल वैसा ही अटैक हुआ है। तस्वीरें एक बार देखिए। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु की ये तस्वीरें हैं, जहां पर होटल हयात, वहां का एक बड़ा होटल है, वहां पर आतंकी संगठन अल-शबाब के आतंकियों ने अटैक कर दिया है। बिल्कुल वैसा ही जैसे मुंबई में होटल ताज पर अटैक हुआ था। पहले होटल हयात के बाहर आतंकियों ने कई धमाके किए और उसके बाद फायरिंग करते हुए होटल के अंदर, होटल परिसर के अंदर वो दाखिल हो गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं होटल के अंदर किस तरह धमाके हुए हैं, उसके बाद वहां से धुआं निकल रहा है। फायरिंग की आवाजें भी आप सुन रहे हैं, चारों ओर सायरन की आवाजें। एक तरीके से अफरा तफरी मच गई इस घटना के बाद। बिल्कुल ये पूरी घटना मुंबई के होटल ताज पर जैसा हमला हुआ था, बिल्कुल उसी के जैसे इस घटना को अंजाम दिया गया है। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। प्रणय, बड़ा हमला सोमालिया में मोगादिशु में और बिल्कुल अटैक उसी तर्ज पर जैसे मुंबई में होटल ताज पर हुआ था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आदर्श। बिल्कुल मुंबई के ताज पर हुए हमले की जैसा ही ये हमला कहा जा सकता है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण और गंभीर बात ये भी है कि 31 जुलाई को जिस तरीके से अमेरिका ने कार्रवाई कर अल जवाहिरी को मार गिराया था अफगानिस्तान में, और माना जा रहा था कि अलकायदा की ताकत कमजोर हुई है, लेकिन अलकायदा से ही जुड़ा हुआ ये अल-शबाब है। और एक तरीके से अल-शबाब ने इस होटल को न केवल निशाना बनाया है, बल्कि अब भी करीब इस हमले के 11 घंटे बाद भी ये होटल अभी भी अल-शबाब के कब्जे में है। यानी जो सोमालिया के जो सुरक्षा बल हैं वो अभी तक इस होटल को खाली नहीं करा पाए हैं। इसके अंदर कितने लोग हैं ये अभी पूरी तरह से जानकारी साफ नहीं हो पाई है, कितने आतंकी हैं ये भी साफ नहीं हो पाया है। हालांकि 10 लोगों के मारे जाने की तस्दीक हुई है। एम्बुलेंस सर्विसेज ने इस चीज को कंफर्म किया है। साथ ही कई लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया है। साथ ही महिलाओं और बच्चों को बाहर निकालने की कवायद भी चली है, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को बाहर निकाला गया है, लेकिन अब भी कई लोग इसके अंदर फंसे हो सकते हैं। और बीते 1.5 दशक से अगर आप देखें तो सोमालिया में इसी तरीके की स्थिति नजर आ रही है। मई 2022 में नई सरकार के आने के बाद से उम्मीद की जा रही थी कि व्यवस्था में कुछ सुधार हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से जो नए कानून मंत्री हैं, नए गृह मंत्री हैं अल-फीकी, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि अब जो सोमालिया में अल-शबाब की कोर्ट्स चलती हैं उन्हें बंद किया जाएगा, तो एक तरीके से माना जा रहा है कि ये जवाबी कार्रवाई अल-शबाब की तरफ से। और एक पैरेलल सत्ता अल-शबाब की चलती है सोमालिया के अंदर, एक समानांतर सत्ता है। और माना जाता है, जानकारों का मानना है कि सरकार की आय जितनी है लगभग उतनी ही आय अल-शबाब की भी है। यानी उसके पास अपना रसूख है, उसके पास अपनी अदालतें हैं, अपने जो लड़ाके हैं, और बड़ा इलाका जो है सोमालिया का, खास तौर पर जो पूरी जानकारी दें, लेकिन साथ में एक बार हमारे दर्शकों के लिए जरूर इसको क्लियर कर दें कि इस होटल में जो ये हादसा हुआ, जिस तरीके से हमला किया गया, इसमें अब तक कितने लोग हताहत हुए हैं, उसको लेकर पूरी जानकारी क्या मिली? देखिए, अभी तक एम्बुलेंस सर्विसेज ने, हालांकि आधिकारिक तौर पर जो सोमालिया सरकार है उसकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जो समाचार एजेंसियां हैं, जो एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, उनका कहना है कि करीब 10 लोगों के मारे जाने की अब तक पुष्टि हुई है और साथ ही कई लोग घायल हैं। हालांकि अभी भी ये आंकड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है आदर्श, क्योंकि होटल के अंदर उस वक्त कितने लोग थे, क्योंकि 2 बड़े धमाके हुए और उसके बाद आतंकी इस होटल के अंदर दाखिल हुए हैं, अंधाधुंध फायरिंग की गई है। और अल-शबाब की तरफ से जो बयान आया है कथित तौर पर, उसमें कहा गया है कि वो सभी को मार देंगे इस होटल के अंदर मौजूद जितने लोग हैं। तो ऐसे में ये आंकड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है। अल-शबाब ने न केवल इस घटना की जिम्मेदारी ली है, बल्कि अभी भी इस होटल के अंदर, यानी इस घटना के, इस बॉम्बिंग के करीब 10 घंटे बाद भी अभी भी ये होटल अल-शबाब के आतंकियों के कब्जे में ही मौजूद है। ऐसे में ये मरने वालों का आंकड़ा और ज्यादा हो सकता है। फिलहाल पूरे इलाके को कॉर्डन कर लिया गया है। जो सोमालियाई सुरक्षा बल हैं वो लगातार फाइट कर रहे हैं, लड़ाई जारी है इस पूरे इलाके के अंदर अभी भी। और ये मोगादिशु का सेंट्रल इलाका है, KM4 जंक्शन के पास का इलाका है, यानी बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी कहा जा सकता है। शहर के बीचों बीच ये एक बड़ा होटल है, अंतर्राष्ट्रीय होटल है, और उसको इस तरीके से निशाना बनाया है। एक तरीके से अल-शबाब या अल-कायदा ने अपनी ताकत को दर्ज कराने की ये कोशिश की है। प्रणय, मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, अभी वहां पर क्या हालात पता चल रहे हैं? क्या होटल में वापस ये आतंकी वहां से निकल चुके हैं या इनको ढेर कर दिया गया है? होटल पर वापस पुलिस का कब्जा हो पाया है? कुछ और अपडेट इससे जुड़ा मिल पाया?
आदर्श, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि इस पूरे मामले के अंदर अभी भी गन फाइट जारी है, क्योंकि अभी भी रुक रुक कर गोलीबारी की आवाजें सुनी जा रही हैं वहां पर, और साथ ही जो सुरक्षा बल हैं उनकी तरफ से फिलहाल इस चीज को कंफर्म नहीं किया गया है कि क्या होटल को क्लियर कर लिया गया है, क्योंकि आमतौर पर इस तरीके के मिलिटेंट अटैक के बाद जो सुरक्षा बल होते हैं वो फ्लोर बाय फ्लोर जो इलाका है उसे स्वीप करते हैं, उसे क्लीन करते हैं, और उसके साथ ही इसको कंफर्म किया जाता है कि कहीं कोई विस्फोटक तो नहीं है, कहीं कुछ और लोग तो उसके अंदर नहीं छुपे हुए हैं, कुछ और आतंकी तो नहीं है। तो ऐसे में जब तक कि ये स्वीपिंग ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो है आतंकियों से मुक्त हो गया है या नहीं हो गया। और जिस तरीके से गोलीबारी की आवाज़ अब भी सुनाई दे रही है उस इलाके के अंदर, और वहाँ जो स्थानीय लोग हैं जिस तरीके से वो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं उसके मुताबिक ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, यानी करीब 10 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है इस आतंकी हमले को, लेकिन उसके बावजूद अभी भी जो मोगादिशु का हयात होटल है वो आतंकियों के कब्जे में है। अल शबाब अब भी उस इलाके के अंदर न केवल मौजूद है बल्कि उसके जो लड़ाके हैं वो लड़ाई भी कर रहे हैं, सुरक्षा बलों को भी निशाना बना रहे हैं, और ऐसे में जो आपसी गन फाइट है, यानी कहा जा सकता है गोलीबारी, वो लगातार चल रही है इस पूरे इलाके के अंदर। रुक रुक कर गोलीबारी की आवाजें भी आ रही हैं, और ऐसे में इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता आदर्श, जो सवाल आपने पूछा कि इसमें कई लोग अंदर अब भी फंसे हो सकते हैं, हॉस्टेज सिचुएशन भी हो सकती है, बंधक सिचुएशन भी हो सकती है इसके अंदर, और जिसका इस्तेमाल ये आतंकी अपने किसी फायदे के लिए करना चाहेंगे। लेकिन अभी भी चूंकि बहुत सारी धुंध है, बहुत सारा धुआं है, और ये जो धमाके हुए हैं इसके बाद बहुत सारी चीजें अस्पष्ट हैं, इसलिए अभी इंतजार किया जाना चाहिए किसी आधिकारिक बयान का, क्योंकि सोमालिया की सरकार की तरफ से आप देखें 10 घंटे के बाद भी इस हमले को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है किसी भी उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, न तो सुरक्षा बलों की तरफ से, न तो सोमालिया पुलिस की तरफ से, न सोमालिया की सेना की तरफ से, न ही सोमालिया के राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस घटना पर दिया है। जी प्रणय, एक बार तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये हमला हुआ और अभी भी आप जो जानकारी दे रहे हैं कि गन फाइट वहां पर जारी हो रही की सूचना मिल रही है, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आतंकियों की संख्या ज्यादा होगी, और अभी भी उन्होंने एक पूरे प्लान के तहत इस घटना को अंजाम दिया। ये कोई ऐसी घटना नहीं थी कि वो वहां पर पहुंचे और अचानक उनका सुरक्षा बलों से आमना सामना हुआ और जवाबी कार्रवाई में वहां पर वो घुस गए। सब कुछ प्लान के तहत हुआ है। बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत, सोची समझी योजना के तहत इस हमले को अंजाम दिया गया है, क्योंकि अल शबाब, जैसा मैंने कहा, मोगादिशु और उसके आसपास के बड़े इलाके में उसकी मौजूदगी है, उसके दक्षिणी इलाके के अंदर उसके बेसेस हैं और उसके पास कई लड़ाके हैं, और जैसा मैंने कहा कि उसके पास अपने आर्थिक संसाधन भी है। एक समानांतर सत्ता अल शबाब चलाता है सोमालिया के अंदर, और ऐसे में उसने एक योजना के तहत इस हयात होटल को, इंटरनेशनल होटल है चूंकि, तो इसलिए इसको निशाना बनाया। अधिकतर यहाँ सरकारी कर्मचारी जो हैं उनके परिवार होते हैं, कई महत्वपूर्ण मीटिंग्स जो होती हैं वो इस हयात होटल के अंदर होती हैं, और ऐसे में इस होटल को निशाना बना के अल शबाब ने न केवल अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, बल्कि जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, अचानक 2 बड़े धमाके होते हैं और कई लड़ाके जो हैं वो अंदर दाखिल हो जाते हैं, होटल को कब्जा कर लेते हैं, और बीते 10 घंटे से ज्यादा वक्त से ये गन फाइट चूंकि चल रही है, इसलिए इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि लड़ाके कई संख्या के अंदर होंगे, भारी असलहे और गोला बारूद के साथ गए होंगे, क्योंकि आप सोचिए 10 घंटे की फाइट को सस्टेन करने के लिए, 10 घंटे की गोलीबारी को सस्टेन करने के लिए कितने गोला बारूद की जरूरत होती है। तो ऐसे में इतनी भारी तैयारी के साथ इन लड़ाकों का इस होटल के अंदर दाखिल होना ही बताता है कि कितनी योजना के साथ ये लड़ाके अंदर दाखिल हुए, ये जो अल शबाब के आतंकी हैं वो अंदर दाखिल हुए, और उसके साथ ही इस घटना को अंजाम देते ही अल शबाब ने इसका ऐलान भी कर दिया कि इस घटना के पीछे उसकी कार्रवाई है, उसने इस पे अंजाम दिया है, यानी एक तरीके से उसने अपनी मौजूदगी को न केवल दर्ज कराया है बल्कि उसका एक खुला ऐलान किया है। और अलकायदा और अल शबाब के संबंध सबको पता है, जिस तरीके से इस पूरे इलाके के अंदर आतंकी संगठनों की एक पूरी पौध है, और अल शबाब जो है पूर्वी अफ्रीका के इलाके के अंदर अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। और अल शबाब का अगर आप देखें तो काफी समय था अल शबाब के पास, 2006 तक पूरा कंट्रोल था, जब इथियोपिया की सेना ने कार्रवाई करके उन्हें सत्ता से बाहर किया था और उसके बाद एक व्यवस्था वहां कायम की गई। लेकिन अब एक बार फिर अल शबाब अपनी ताकत दिखाने की कोशिश निश्चित रूप से कर रहा है, क्योंकि मई में ही चुनाव हुए हैं, मई में चुनाव के बाद नई सरकार अभी भी जमने की कोशिश ही कर रही है, और ऐसे में अल शबाब ने इस हमले को अंजाम देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अलकायदा और अपनी जो मौजूदगी है उसे दर्ज कराने की कोशिश की है। एक चीज आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जितना खतरनाक और जितना बड़ा ये हमला दिखाई दे रहा है, अल शबाब जो है वो लगातार अपनी जड़ें इस पूरे रीजन में जमाता रहा है। पहले से क्या कोशिशें नहीं हो पाई, या पहले से उस तरह से जो कोशिश होनी चाहिए थी वो की गई लेकिन नतीजे ठीक नहीं निकले, और इसलिए ये जो संगठन है इसने अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली है वहां पर? देखिए, बीते कई दशकों से कहा जाए तो सोमालिया के अंदर अस्थिरता की स्थिति है, और इस अस्थिरता के बीच ही अल शबाब जैसे संगठन खड़े हुए,
चूंकि अगर आप वहां की सामाजिक संरचना देखें तो अधिकतर सूफी मुस्लिम समुदाय की बहुलता है, लेकिन ये कट्टर सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाबी संगठन है अल-शबाब, जो अल-कायदा से अपने रिश्ते बताता है और अल-शबाब के साथ ही इस पूरे इलाके के अंदर उसकी अपनी एक समानांतर सत्ता चलती है। खासतौर पर जो कोर्ट्स हैं, अल-शबाब की जो लोकल कोर्ट्स हैं, उसके अंदर जमीन के विवाद हों, पारिवारिक विवाद हों, ये तमाम जो विवाद हैं वो उसकी कोर्ट्स में जाते हैं। चूंकि जो दूसरी व्यवस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसे सोमालिया की सरकार कहा जाता है, वो सरकार कमजोर है, उसके पास केवल कुछ पॉकेट्स के अंदर सत्ता है और ऐसे में कई संगठन हैं जो कि इस्लामिक संगठन है, कई कट्टर संगठन है, आतंकी संगठन है, जो अलग अलग पॉकेट्स में सोमालिया के अपना दबदबा रखते हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी ताकत ये अल-शबाब की है और अल-शबाब के खिलाफ कोई सीधी और कोई बड़ी कार्रवाई करने की स्थिति में ना तो सेना है, क्योंकि सेना उस तरीके से ट्रेंड नहीं है, उस तरीके से संगठित नहीं है और यही वजह है कि अहम जानकारी आप दे रहे हैं प्रणय, नजर बनाकर रखिए। लगातार इस बड़ी खबर से जुड़ा हर अपडेट अपने दर्शकों तक एबीपी न्यूज पर हम पहुंचाते रहेंगे। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। और इस बीच देखिए मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है। मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल रूम को एक धमकी भरा मैसेज मिला है। यह मैसेज पाकिस्तान के नंबर से व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया है। मैसेज में लिखा गया है कि 26/11 की तरह ही मुंबई में हमले किए जाएंगे। वहीं मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। यह बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल रूम को एक धमकी भरा मैसेज मिला है। यह मैसेज पाकिस्तान के नंबर से व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया। मैसेज में लिखा गया है कि 26/11 की तरह ही मुंबई में हमले किए जाएंगे। वहीं मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये बड़ा अपडेट, पाकिस्तान से धमकी भरा मैसेज मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल रूम को भेजा गया है और उसमें साफ साफ लिखा गया है कि 26/11 जैसे हमले और किए जाएंगे। पाकिस्तानी नंबर से यह मैसेज भेजा गया है। यह बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। अभी महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक बोट बहती हुई चली आई थी जिसमें से 3 AK-47 और जिंदा कारतूस मिले थे। हालांकि बाद में वो एक सुरक्षा एजेंसी की बोट बताई गई। अभी उस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ी रही है और इस बीच ये धमकी भरा मैसेज मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल रूम को भेजा गया है, जिसमें व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजा गया और जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि 26/11 जैसे हमले मुंबई में फिर से किए जाएंगे। सूरज ओझा जुड़ गए हमारे साथ। सूरज, क्या मिल रही है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा ये कल रात की बात है। कल रात 11 बजे के आसपास जो ट्रैफिक कंट्रोल रूम है उस नंबर पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये है, ये जो मैसेज है वो +92 यानी कि पाकिस्तान के नंबर से ये मैसेज आया और उस नंबर से मैसेज करने वाले ने धमकी दी और ये कहा कि 26/11 जैसे हमला दोबारा होगा। 6 लोग मुंबई में हैं और सारी तैयारियां कर चुके हैं और हम एग्जीक्यूट करेंगे और आप अगर मुझे ट्रेस करने की कोशिश करेंगे तो मेरी लोकेशन जो है वो आउट ऑफ इंडिया बताएगी, तो मुझे ट्रेस करने से अच्छा आप इस बात पर ध्यान दीजिए। तो इस तरह की बातें मैसेज के माध्यम से आई है कि एजेंसियां इसे लाइटली नहीं ले रही हैं। वो ये मैसेज कहाँ से आया, क्या कोई नोटोरियस है या फिर कोई सच्ची बात इसके पीछे है, तो इन तमाम चीजों को ठीक है सूरज, आप नजर बनाकर रखिए। बड़ी खबर है मुंबई से, जहां पर मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल रूम को एक धमकी भरा व्हाट्सएप मैसेज आया है जिसमें 26/11 जैसे हमलों को दोहराने की बात कही गई है। पाकिस्तान से ये मैसेज आया बताया जा रहा है। इससे जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। और अब देख लीजिए आम आदमी पार्टी की मुश्किल को कार्टूनिस्ट इरफान किस तरीके से देख रहे हैं। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी और अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ये दोनों ही बातें आम आदमी पार्टी के ऊपर लागू होती हैं, जो फिलहाल अपने वजूद को बचाने और मेरी कमीज औरों से सफ़ेद वाली बात को मेंटेन करने में मुब्तला है। अब देखना यह है कि आप क्या करेंगे और हम क्या देखेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।